गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स के एक यूनिट के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, है ना। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही अच्छी यूनिट है और बहुत ही अच्छे से समझिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, या वैसे भी 12th कर रहे हो, इस यूनिट से अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है हमें। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। देखिए मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटम, है ना। क्या एटम क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियाई, या कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है हम लोगों को। ठीक, हम लोगों को पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है, हम लोगों को एक्सरे पढ़ना ही है, हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर हमें कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना है ना। कॉम्पटन साइंटिस्ट का नाम था, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना है। द नेचर ऑफ लाइट, और कह सकते हैं द नेचर ऑफ मैटर, है ना। ये सब पढ़ना है। इसमें एक आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वही पढ़ना है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सब पढ़ना चाहिए। बाकी मेजर टॉपिक्स मैंने बता दिया आपको, बाकी बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले हम लोग टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, वो है एटम। एटम क्या है? एटम से ही पूरी मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है। जब तक एटम हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि एटम क्या है, आगे कोई काम नहीं हो पाएगा, है ना। सब कुछ एटम के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन्स के फिनोमेनॉन पे बेस्ड है। सारे इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं। अच्छा, एटम पढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो एटम पहली हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? एटम। ठीक है, एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु, यानी जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक मैटर का कोई ऐसा पार्ट जिसके और भी हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम कहलाता है। ठीक है, तो एटम के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। उन थ्योरीज को हम लोग पहले प्रॉपरली वे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग एटम, और फिर हम लोग पहले बात करेंगे, आया था जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन मॉडल, ये साइंटिस्ट थे, इनका मॉडल आया एटम को लेकर। असल में हुआ क्या था कि जब क्लासिकल फिजिक्स एंड हो गई, मतलब एंड हो गई का मतलब ये था कि कई फिनोमेना ऐसे थे, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक रीजन पे जब हम लोग स्टडी करने लगे थे, हम लोग थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जब बढ़ने लगे थे साइंटिस्ट, तब देखा गया कि क्लासिकल फिजिक्स के लिए वैलिड नहीं हो पा रहे थे। तब जरूरत पड़ी थी एटम को समझने की, क्या एटम है क्या चीज़। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस समय लगातार हो रहे थे। तभी एक थॉमसन जी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना मॉडल पेश किया था। इस मॉडल में क्या था, इन्होंने बताया कि एटम क्या है? सॉलिड स्फीयर है। एटम क्या है? सॉलिड स्फीयर बताया इन्होंने बताया एटम एक सॉलिड स्फीयर है, और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और इसका मास पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। इस तरीके से इन्होंने बताया था। एटम क्या बताया इन्होंने बताया कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज और पूरा इनका मास किसका, एटम का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक, और इन्होंने बताया जो नेगेटिव चार्ज है वो इम्बीडेड होगा लाइक ए वाटरमेलन सीड्स। वाटरमेलन में आप लोगों ने देखा होगा, तरबूज सबने खाया, उसके बीज जो होते हैं ना, कहीं पर भी रैंडमली होते हैं। तो उन्होंने बताया कि किसी एटम में भी इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज इन पर होता है, और कहीं पर भी वाटरमेलन सीड्स की तरह होते हैं। यानी इस मॉडल को एक और नाम दिया गया, वाटरमेलन थॉमसन मॉडल, ये भी कहा जाता है इसको, है ना, थॉमसन मॉडल। इसमें ये क्या चीज दिखा रही है? ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है बता सकते हैं आप? माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स में। खैर, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ये पॉजिटिव वाला क्या बता रहे हैं भैया? ये है प्रोटॉन। ये पॉजिटिव चार्ज का इन पे कितना चार्ज होता है बता सकते हैं? उतना ही चार्ज होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ईपी करके दिखा रहे हैं। इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है, पर पॉजिटिव का होता है। ठीक, मास अलग अलग होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं आप लोग? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, कभी भी यूज हो सकती है। मास ऑफ प्रोटॉन बताइए, एमपी, उसको एमपी से नोट करते हैं, कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक, बहुत स्मॉलेस्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक रीजन में इसकी स्टडी की जाती है। तो ये कौन सा था? जे थॉमसन मॉडल दिया कि एक एटम जो है वो सॉलिड स्फीयर की तरह है, इसका पूरा एटम का मास और इसका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और नेगेटिव चार्ज इम्बीडेड होता है लाइक ए वाटरमेलन सीड्स। इसीलिए इसे वाटरमेलन थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है।
अब एक बात और आपको बताएं, ये तो इनका मॉडल हो गया, अच्छी बात है, ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद इन्होंने मॉडल के, ये मॉडल फेल क्यों हो गया, हम लोग इसको तो मानते नहीं है, ये फेल हो गया क्यों? देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन, यानी एक आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी वो एनर्जी का अमाउंट जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में चाहिए होती है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी को बता देता है, प्रूफ कर देता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आप एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, ये उसको एक्सप्लेन कर देता था। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बड़े आराम से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक, लेकिन ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जो फेल हो गया। सबसे बड़ी बात है, ये अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब हमने अल्फा स्कैटरिंग करी इस पे एटम पर, तभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर एटम्स जो थे, जो एटम्स थे, उनका स्पेक्ट्रल लाइंस डायग्राम नहीं बता पाया, है ना, उनके स्पेक्ट्रल को नहीं बता पाया कि लाइन स्पेक्ट्रम होगा या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, इसीलिए ये मॉडल फेल हो गया इनका, ठीक। इसके बाद आए थे हमारे रदरफोर्ड। कौन से आए थे? रदरफोर्ड साइंटिस्ट। उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा फेमस मानते हैं हम लोग, और नाम देते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने खुद नहीं किया था, उन्होंने अपने जो जूनियर थे उनसे कराया था, उसे कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, ठीक। एक्सपेरिमेंट मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे, क्या उन्होंने देखा, क्या ऑब्जर्वेशन थे और क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि पहली बात तो इन्होंने कहा कि एटम ये रहा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखना है यहाँ पर, अभी कोई भी कंक्लूजन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जब एटम में, अभी मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, इन्होंने एक एटम लिया, ये एटम का लिया इन्होंने, गोल्ड फॉइल ली थी, गोल्ड मतलब सोने की एक पतली सी चादर ली थी, और इसकी डायमेंशन लगभग एंगस्ट्रॉम माइक्रोन के इसमें थी, है ना, इतनी थी, यानी इसमें एक ही एटम लगभग आ पाया था, है ना। और थिन लेयर ले ली थी इन्होंने गोल्ड फॉइल की, और उस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई। तो उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। इस फॉइल पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे, अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं। अच्छा, अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट तो करा रहे हैं, पर अल्फा पार्टिकल होते क्या, ये तो जान लें। अल्फा पार्टिकल, पहले इधर देखिए साइड में, अल्फा पार्टिकल ये होता है हीलियम का न्यूक्लियस 2He4 2+। इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम का जो हीलियम होगा उसमें से दो हमने क्या कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, है ना। उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रखे हैं, ठीक। यानी इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे इसमें, यानी हीलियम की न्यूक्लियाई में सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यानी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है बता सकते हैं आप? भाई यहाँ पर दो हैं, क्या है, प्रोटॉन है ना, तो दो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी 2 × 1.6 × 10⁻19, यानी इतना चार्ज होता है भैया, इतना चार्ज होता है किस पर, इस पर अल्फा पार्टिकल को। मास क्या होता है अल्फा पार्टिकल का, मास यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m, देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम मानते हैं 4, और एक से मल्टीप्लाई कर दे एक प्रोटॉन की मास से, यानी 4 टाइम्स होता है किसका, प्रोटॉन के मास का, यानी प्रोटॉन के मास का 4 टाइम होगा अल्फा पार्टिकल का मास, और चार्ज होगा 2 टाइम्स। इतना आप लोग नोट कर लें और ध्यान रखें, अल्फा पार्टिकल बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं अल्फा पार्टिकल को हम लोगों को कैसे इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक। अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, सीधे निकल गए थे, ये अल्फा पार्टिकल आया भैया, ठीक, और ये सीधे निकलता चला गया, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आया और ऐसे सीधे ही निकलता हुआ चला गया, इधर नीचे भी ऐसे सीधे ही निकलते चले जा रहे हैं भाई साहब, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो थोड़ा सा पास में थे, जो थोड़ा नीचे थे, वो क्या हुआ, किसी एंगल पर थोड़े से बहुत स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गए, ये भाई साहब भी ऐसे डेविएट हो गए, कोई बात नहीं। जो थोड़ा और पास में आए वो थोड़ा ज्यादा एंगल पर डेविएट हो गए, थोड़ा और पास में आए वो थोड़ा ज्यादा एंगल पर डेविएट हो गए, ठीक। जो थोड़ा और पास आए वो मोर देन 90 डिग्री डेविएट हो गए, वो मोर देन 90 डिग्री पर डेविएट हो गए, और बहुत, यानी कि 10 लाख में से एक पार्टिकल ऐसा हुआ, 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ जो अपनी एक्सिस पे गया और उसी एक्सिस पे क्या हुआ, वापस आ गया, है ना, यानी जिस वे पे गया उसी वे पर वापस आ गया, ठीक। ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ सिर्फ मैं भी आपको, सिर्फ एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ क्या किया, ऑब्जर्वेशन अभी यहाँ पर नहीं निकल के आया। तो ये इन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा कि जो दूर थे वो सीधे निकल गए, नॉन डिफ्लेक्टेड रहे, जो थोड़े पास में थे इससे सेंटर से, एटम के सेंटर से,
ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया। यहाँ पर क्या आ रहा है, बार बार अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, सब आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसका क्या ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन देखो रदरफोर्ड ने बताया इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, क्या बताया इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का क्या होता है, क्या होता है, खाली होता है ना। मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, ब्लैंक होता है, खाली होता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट्स क्या है, 99.9% मास एटम का किसमें एम्बेडेड होगा, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस उसके सेंटर पर होता है। ठीक, रदरफोर्ड ने पहली बात क्या बताया, अच्छे समझते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया इन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई इज ब्लैंक, है ना, मोस्ट ऑफ द एटम, सॉरी मोस्ट ऑफ द एटम इज ब्लैंक। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि एटम के सेंटर पे पूरा 99.9% ऑफ मास ऑफ एटम कहाँ सिचुएटेड होता है, एटम के सेंटर पे। और इस सेंटर को नाम दिया इन्होंने क्या, न्यूक्लियस। इस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पार्टिकल सीधे निकल गए थे, इसका मतलब क्या हुआ थे, नॉन डिफ्लेक्टेड हुए थे, मतलब वो किसी से टकराए ही नहीं थे और डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या है कि जब भाई पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज कौन रिपल करेगा, पॉजिटिव चार्ज ही रिपल करेगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं, ये तब क्या था, इम्पेटी था पूरा एटम। मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का इम्पेटी होता है। ठीक, और जो बीच में इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल अपने ही वे पर क्या हो गए थे, वापस हो गए, जिसका मतलब वो एटम से, एटम के न्यूक्लियस से टकराए होंगे। और एटम का न्यूक्लियस क्या होता है, हेवीली पॉजिटिव होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होंगे आपके, प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन इन्होंने कहाँ बता दिए कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर सिचुएटेड होगा, इसमें। और हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/130 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का मास 1800 कह सकते हैं 1800 गुना ज्यादा होता है एक इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब सारा मास यानी 99.9% ऑफ मास एटम का कहाँ सिचुएटेड रहेगा, उसके न्यूक्लियस में सिचुएटेड रहेगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस की डायमेंशन है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर और कह सकते हैं फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर के अप्रोक्स होती है। और एटम का साइज 10⁻10 मीटर या कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम के, 1 एंगस्ट्रॉम में 1 फर्मी मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स होती है। ठीक, यानी इन्होंने बताया कि ये जो एटम का रेडियस है 10⁻10 है और इसके कंपेयर में जो न्यूक्लियस है वो 10⁻15 मीटर ही है। इसका मतलब बहुत बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के कंपेयर में, यानी एटम बहुत बड़ा है और उसके अंदर भी बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है। ये कितना है 10⁻15 और ये कितना है 10⁻10 मीटर, है ना। यानी इसके कंपेयर में कितना हो गया 10 3 4 1 लाख गुना छोटा होता है एटम से न्यूक्लियस। समझ रहे हैं आप, ये इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिए थे। अब ये भी फेल हो गया, ये क्यों फेल हो गया वो भी समझेंगे आगे। पहले इतना आप लोग समझ गए, इतना आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग देखेंगे ये फेल क्यों हो गया। चलिए अब देखिए आगे, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये फेल क्यों हो गया। पहली बात तो इसका फेलियर देखते हैं। फेलियर देखिए, पहली बात तो इसलिए फेल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये पहली बात तो ये देखिए एटम किस तरीके से बनाते हैं। ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन नहीं बता पाई। ये तो बता दें इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं न्यूक्लियस के, पर कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किस पोजीशन में रहते हैं, क्या उनका मोमेंटम, मतलब उसकी कोई भी ये नॉलेज नहीं दे पाए। यानी डू नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डू नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आउटसाइड द न्यूक्लियस ऐसे करके लिख दीजिए, आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये नहीं बता पाए कि इस न्यूक्लियस के बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, उनकी पोजीशन नहीं बता पाए। दूसरी बात, ये इन्होंने क्या बताया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, वो भी कैसे, स्फेरिकल पाथ में। ठीक, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है एक ऑर्बिट टाइप में, है ना।
अब अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स से? हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वो स्फीयर में या सर्कल में मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिलीज करेगा, यानी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी लगातार रिलीज करेगा। और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो एक टाइम पर होगा क्या कि एटम के अराउंड मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी रिलीज करते करते क्या करते इसी में ही गिर जाएगा। इसका मतलब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कहने का मतलब ये है कि डू नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाई है। ये इनके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, पर हम लोगों ने देखा बाय एक्सपेरिमेंट कि हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर जितने भी और एटम्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है कॉन्टिन्यूस ना होकर कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये क्या नहीं बता पाए, पहली बात इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता पाए, दूसरी बात ये इलेक्ट्रॉन यानी एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और कॉन्टिन्यूसली अगर रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करने के बाद वो क्या होगा, एक समय पे न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। यानी ये दो पॉइंट जो मेजर थे वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं क्या कि रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड का मॉडल ठीक नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी दे दी थी एटम के बारे में कि एटम का साइज क्या है, डायमेंशंस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, और सबसे अच्छी बात कि पॉजिटिवली चार्ज एक सेंटर पर जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है उसके अंदर सिचुएटेड रहता है। इसके बाद आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल, और नील्स बोर्स के नाम पर यह बोर्स एटॉमिक मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा। हालांकि ये भी नहीं कह रहे कि यही भी नहीं फेल हुआ, ये भी फेल हो गया। इसके बाद आया सोमरफेल्ड मॉडल, उन्होंने बताया ऑर्बिट्स जो है स्फेरिकल नहीं होकर कैसे होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं। पर फिर भी बोर एटॉमिक मॉडल को हम लोग 90% ठीक मानते हैं, और 12th तक तो यही पढ़ते हैं भाई, 12th तक बोर एटॉमिक मॉडल को ही पढ़ा और समझा जाता है। एक बार इसको भी देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया। इन्होंने इनका सारा मॉडल वही था रदरफोर्ड का, बस इन्होंने 3 स्टेप्स और दे दिए, ठीक, जो कि क्या हुआ थे, फेलियर थे रदरफोर्ड के, यानी जो रदरफोर्ड देने में नहीं चूक गए वही बोर्स में दे दिया, और बोर जो है उनसे महान बन गए। तो देखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल हेडिंग डालिए आप लोग, देखिए इन्होंने पहली बात क्या बताई, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हल्के हल्के बता रहे हैं आप। ये है मान लीजिए, अब ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स हैं, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, ठीक, और इसके अराउंड यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात समझ में आ रही। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, कोई भी इसकी ऑर्बिट उन्होंने नहीं बताई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। पर हम लोग यहाँ बोर्ड पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, सारी जानकारी हम लोग मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो इन्होंने पहला assumption, ये assumption सही होंगे जो मान के ही आप कुछ कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन एक स्फेरिकल पाथ या कहेंगे सर्कुलर पाथ में मूव करता है, कैसा सर्कुलर, और सर्कुलर के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल नहीं होगा ये सर्कुलर पाथ जिंदगी में नहीं कर पाएगा। यानी सेंट्रीफ्यूगल तुम्हें पता ही है कितना होता है, हमेशा mv²/r होता है। यहाँ r इसकी क्या है, रेडियस है, क्या क्लियर है इतनी बात, r इसकी क्या है, रेडियस है, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगल तो इतना होता है, पर यहाँ सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करा रहा है, बता सकते हैं आप लोग, सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करा रहा है, इनके बीच यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन r²। क्या समझ में आई, ये प्रोटॉन पे चार्ज, इस पे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, प्लस का z, जहाँ z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एक प्रोटॉन का चार्ज, और जितने प्रोटॉन्स हैं भाई एक ही थोड़ी है, 10 होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके पूरे न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा z, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, q1 q2 अपॉन r², इनके बीच की सेपरेशन ये हो गया। अब एक r से r कैंसिल हो गया भैया, हो गया नहीं हो गया, ये यहाँ पर नहीं कैंसिल करते हैं क्योंकि वो तो फिर आगे जब r फाइंड करते हैं तब करते हैं। पहला इन्होंने ये बताया, पहला assumption क्या था, ये था इनका, इसको पॉइंट 1 कर लेंगे हम लोग, ठीक। इनका पहला assumption था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल होता है। दूसरी बात बताइए, दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं इनका एंगुलर मोमेंटम मींस L, जो कि mv/r लिखते हैं। यहाँ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ये एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मल्टीपल इंटीजर होता है h/2π के, है ना, h/2π के, जहाँ h क्या चीज है भैया, प्लांक कांस्टेंट है,
प्लांक हाइपोथेसिस आप लोग पढ़ चुके होंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। प्लांक ने बताया था, इसकी वैल्यू भी बताई थी उन्होंने, बताइए कितनी होती है 6.6 × 10⁻34 यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। ये प्लांक हाइपोथेसिस में प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल यानी क्या बताया उन्होंने कि एंगुलर मोमेंटम ऑन दैट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मल्टीपल इंटीजर ऑफ h/2π, जहां n की वैल्यू क्या हो सकती है, वेयर n इक्वल टू 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 पे से 0 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम है नहीं, कोई मतलब नहीं, तो 1 से इसको हम लोग 1 से काउंट करते हैं इसलिए जनरली, है ना। 1 2 3 4 ये इन्होंने दूसरा असम्पशन बताया। तीसरी बात इन्होंने क्या बताया, इतना नोट हो गया। तीसरा देखिए 2 पॉइंट ये हो गए, इन्होंने 3 पॉइंट बताए। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट यानी डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट्स में रहते हैं। ये नहीं कोई भी अपने घर में, अब भाई हम लोग ये अपने घर में ही रहते हैं, ये थोड़ी मतलब किसी घर में घुस जाएंगे। एक अपने घर है, एक उसका एनर्जी, घर में भी कमरे हैं हमारे, हम नहीं दूसरे बाहर कमरे में नहीं घुस जाओगे, है ना भाई, भाई सबसे बड़ी रहने लगो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो कहने का मतलब ये कि डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जहां उन्हें क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठंडा लगेगा, वहीं रहेंगे। अब एसी लगा, कूलर लगा तो आप एसी में रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ अच्छा लगता है वहीं रहते हैं वो। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए डेफिनेट एनर्जी के क्या होंगे, ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इन्होंने बताया कि ये असम्पशन है। तीसरा असम्पशन क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट से मूव करते समय एनर्जी को रिलीज नहीं करते हैं। ये एनर्जी रिलीज तब करेंगे जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट आएंगे, यानी फाइनल से इनिशियल कह सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फाइनल एनर्जी स्टेट से, बोलो, फाइनल एनर्जी स्टेट से इनिशियल एनर्जी स्टेट में आएगा, है ना, तभी एनर्जी का रिलीज होगा। जैसे अगर इसकी फाइनल एनर्जी AEF थी और बाद में EI हो गई यानी इनिशियल हो गई, तो ये कितनी एनर्जी करेगा, कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट कर देगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जंप करता है तो ये hν एनर्जी का फोटोन रिलीज कर देता है। और ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, इस एनर्जी यानी इस ऑर्बिट की एनर्जी और इस ऑर्बिट की एनर्जी के सब्ट्रैक्शन की इक्वल होगी। जैसे एक्सप्लेनेशन करने के लिए बता रहे हैं कि मान लो EF कहीं पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अभी हम बताएंगे, मान ले रहे हैं, मान लो आप कितना है, और इनिशियल कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो। अब हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऑर्बिट में जंप करा, तो कितने एनर्जी का फोटोन रिलीज करा, तो हम लोग इस फार्मूले से बता देंगे कि hν 4 - 1 यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये फोटोन एमिट कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा एनर्जी रिलीज करके। यानी वोल्ट ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट से मूव करते समय एनर्जी को नहीं रिलीज करते हैं, जब ये एक फाइनल स्टेट से यानी हायर स्टेट टू लोअर स्टेट आते हैं तभी एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये 3 बातें इन्होंने बताई और इन 3 बातों से बताने से रदरफोर्ड की जो गलतियाँ थी वो दूर हो गई और इसको हम लोग सही मान लेते हैं। हालांकि ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं है क्योंकि रियलिटी में ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट जो है सर्कुलर नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोमरफेल्ड मॉडल पर, 12th तक बोर मॉडल ही चलता है और ये 3 अंशों के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे और आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सर।